हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं 2024 के लैंडमार्क जजमेंट्स को। इस वीडियो के पार्ट 1 की लिंक आपको ऊपर पिन मिल जाएगी एंड कमेंट में भी मिल जाएगी। साथ ही साथ इस वीडियो में डिस्कस किए गए केस लॉस के ऊपर मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगी, तो थ्रू आउट दिस वीडियो अटेंशन मेंटेन करने की कोशिश कीजिएगा एंड पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो लेट्स मूव विद आवर फर्स्ट केस, जो कि है एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस डील करता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते क्या हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड एक प्रॉमिसरी नोट होता है जिसे कोई भी इंडियन सिटीजन या इंडियन कंपनी खरीद सकती है फ्रॉम सेलेक्टेड ब्रांच ऑफ एसबीआई, और वो इंडियन सिटीजन और कंपनी देन उस बॉन्ड को डोनेट कर सकती है टू एनी पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ हिज और हर चॉइस। ये बॉन्ड डिजिटली भी लिया जा सकता है या चेक के थ्रू भी लिया जा सकता है। केस के इशूज कुछ ऐसे हैं कि क्या नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज वायलेट करती है वोटर्स की राइट टू इन्फॉर्मेशन को? क्या अनलिमिटेड कॉर्पोरेट फंडिंग टू पॉलिटिकल पार्टीज इंटरफेयर करती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड इक्वालिटी के साथ? इसके लिए जानना जरूरी है इस केस के फैक्ट्स को। तो नाउ मूविंग टू द फैक्ट्स। तो 2017 में फाइनेंस एक्ट आया और साथ ही साथ आए इन एक्ट्स में अमेंडमेंट्स। अभी अमेंडमेंट्स क्या थे? 29C ऑफ आरपी एक्ट को अमेंड कर दिया गया था और पॉलिटिकल पार्टीज को अलाउ कर दिया गया था कि वो डिस्क्लोज ना करे कितने कॉन्ट्रीब्यूशंस उनको रिसीव हुए हैं थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स। सेक्शन 182 क्लॉज 3 ऑफ कंपनीज एक्ट को अमेंड कर दिया गया था एंड अलाउ कर दिया गया था कि कंपनी डिस्क्लोज ना करे कि उन्होंने पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना किया है। एंड सेक्शन 182 क्लॉज 1 ऑफ कंपनीज एक्ट, जो कि एक कैप लगाता था कि पॉलिटिकल फंडिंग कितनी की जा सकती है, उस कैप को रिमूव कर दिया गया। अब कंपनी अनलिमिटेड पॉलिटिकल फंडिंग कर सकती है। एंड पहले ये रिस्ट्रिक्शन था कि सिर्फ और सिर्फ कंपनी अपने प्रॉफिट में से डोनेशन कर सकती थी, बट इस अमेंडमेंट के साथ उस कैप को भी हटा दिया गया एंड अब इवन लॉस मेकिंग कंपनी को डोनेशन करना अलाउड कर दिया गया था। इसके साथ आईटी एक्ट के सेक्शन 13A में भी अमेंडमेंट लाया गया एंड पॉलिटिकल पार्टीज को अलाउ किया कि वो कॉन्ट्रीब्यूटर्स का रिकॉर्ड ना मेंटेन करें। फिर जनवरी 2018 में गवर्नमेंट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इंट्रोड्यूस की एंड जिसमें एसबीआई को ऑथराइज किया कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड डिनोमिनेशन मेंटेन करे 1000 रुपए के, 10,000 के, 1 लाख के, 10 लाख के और 1 करोड़ के। अब इसमें बेसिकली कस्टमर एनोनिमसली बिना अपनी आइडेंटिटी रिवील किए बॉन्ड खरीद सकते थे, बट एसबीआई के पास नो योर कस्टमर पॉलिसी है, तो सिर्फ और सिर्फ वो कस्टमर्स की डिटेल एसबीआई के पास थी एंड बायर वो बॉन्ड फिर फर्दर अपने पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करते एंड पॉलिटिकल पार्टीज उनको इन कैश करा लेती। पिटिशनर ने इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया और कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम और फाइनेंस एक्ट का जो अमेंडमेंट है वो वायलेट कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं वोटर्स को उनके राइट टू इन्फॉर्मेशन से एंड साथ ही साथ इलेक्टोरल करप्शन को प्रमोट कर रहे हैं। जिस पर रिस्पॉन्डेंट का कहना था कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि ब्लैक मनी को रोक सके एंड साथ ही साथ वोटर्स की कॉन्फिडेंशियलिटी को भी मेंटेन किया जा सके। नाउ लेट्स सी द डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फाइनेंस एक्ट के जो अमेंडमेंट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। साथ ही साथ कोर्ट ने कहा अगर सेक्शन 182 क्लॉज 1 ऑफ कंपनीज एक्ट को परमिट कर दिया जाता है कि अनलिमिटेड कॉर्पोरेट कंट्रीब्यूशन पॉलिटिकल पार्टीज को किया जाए, तो वो आर्टिकल 14 का वायलेशन हो जाएगा। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को डायरेक्शन दी कि वो 12 अप्रैल 2019 तक के सारे इलेक्टोरल बॉन्ड परचेजर की डिटेल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सबमिट करे। उस डिटेल में डेट ऑफ परचेज, नेम ऑफ परचेजर एंड डिनोमिनेशन ऑफ द बॉन्ड परचेज, इन सब की डिटेल्स होनी जरूरी थी। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी डायरेक्शन किया कि एसबीआई वो सारे डिटेल्स को पब्लिश कर दे ताकि वोटर्स की राइट टू इन्फॉर्मेशन मेंटेन रहे। इस केस में कोर्ट ने इन 4 इंपॉर्टेंट बातों पर डिस्कशन की। कोर्ट ने कहा कि पॉलिटिक्स और मनी के बीच में क्लोज एसोसिएशन है। जितने भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं, पॉलिटिकल कैंपेन्स होते हैं, पर्सनल कैनवसिंग होती है, ये सारे के सारे कस्टमर्स के वोटिंग बिहेवियर को इम्पैक्ट करते हैं। इसीलिए अनलिमिटेड पॉलिटिकल फंडिंग कर देना राइट टू इक्वालिटी को वायलेट करेगा। और कोर्ट ने कहा वोटर्स के पास है राइट टू इन्फॉर्मेशन जो उन्हें रैशनली और इंटेलिजेंटली वोट करने के लिए अलाउ करता है। और साथ ही साथ कोर्ट ने इस केस में टेस्ट प्रोपोर्शनैलिटी भी यूज़ किया और कहा कि एक फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए आप दूसरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं कर सकते हैं, जैसा कि इस केस में किया गया। वोटर्स की राइट टू प्राइवेसी प्रोटेक्ट करने के लिए आप राइट टू इन्फॉर्मेशन का वायलेशन नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा ब्लैक मनी को कर्व करने के और भी कई सारे तरीके हैं, सिर्फ और सिर्फ वोटर्स की प्राइवेसी मेंटेन करने से ब्लैक मनी का सोल्यूशन नहीं निकलेगा। एंड साथ ही साथ कोर्ट ने कहा अनलिमिटेड पॉलिटिकल फंडिंग आर्टिकल 14 का वायलेशन होगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन को इम्पैक्ट करेगा। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें एंड इन्हें लास्ट में आप चेक कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा बैंक ऑथराइज था इलेक्टोरल बॉन्ड को इशू करने के लिए। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आर्टिकल राइट टू इन्फॉर्मेशन को कवर करता है। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट केस, इन रे सेक्शन 6 ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955। बिफोर मूविंग एनी फर्दर हम डिस्कस करते हैं कि इस केस की हेडिंग में इन रे जो टर्म यूज़ हुआ है उसका मतलब क्या है। इन रे टर्म का मीनिंग इन लीगल पैरालांस
इन रेफरेंस टू इन मैटर्स ऑफ ये होता है, यानी कि हम इस केस को ऐसे पढ़ सकते हैं दैट इन रेफरेंस टू सेक्शन 6 ऑफ सिटीजनशिप एक्ट। ये उन केसेस में यूज़ होता है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट सुमोटो कॉग्निजेंस लेती है या फिर एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन यूज़ करती है अंडर आर्टिकल 143 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ मूविंग टू दिस केस, तो इसके इशूज़ कुछ ऐसे हैं। वेदर सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट वायलेट्स आर्टिकल 11 of Indian Constitution, Article 14, Article 29, Article 326 and Article 355 of the Indian Constitution. Now moving to the facts of the case. 1971 में जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर चल रही थी उस टाइम पर आसाम में बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स का इन्फ्लक्स हुआ। इस इन्फ्लक्स के अगेन बहुत सारे ग्रुप्स ने प्रोटेस्ट किया एंड इससे रिजल्ट हुआ आसाम अकॉर्ड ऑन 15 अगस्त 1985। उसी आसाम अकॉर्ड को लेजिस्लेटिव इफेक्ट देने के लिए सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1985 को डाला गया। अब जान लेते हैं कि आसाम अकॉर्ड आखिर क्या था। आसाम अकॉर्ड एक ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट था जो कि आसाम की स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लीडर्स ऑफ आसाम मूवमेंट के बीच में हुआ था। इसमें एड्रेस किया गया था इन्फ्लक्स ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स को एंड साथ ही साथ प्रिजर्व किया गया था पॉलिटिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक राइट्स ऑफ आसामीज पीपल। तो सेक्शन 6A में जो भी लोग 1 जनवरी 1966 के पहले आसाम में एंटर हुए हैं उनको तो एज एन इंडियन सिटीजन रिकॉग्नाइज कर दिया गया था, बट जो 1 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1971 के बीच में इमिग्रेट हुए हैं उनको सिटीजनशिप लेने के लिए ये फॉलोइंग कंडीशन को फुलफिल करना पड़ता। अब वो कंडीशंस हैं कि उनका डिटेक्शन एज अ फॉरनर बाय द फॉरनर ट्रिब्यूनल, उन्हें कॉन्टिन्यूसली आसाम में एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन के रहना पड़ेगा एंड साथ ही साथ उनका नाम इलेक्टोरल रोल से 10 साल के लिए डिलीट कर दिया जाए। तो सारे इमिग्रेंट्स जो इन तीनों कंडीशंस को फॉलो करते हैं उनको 10 साल बाद ये सिटीजनशिप प्रोवाइड कर दी जाएगी। कई सारी रिट्स फाइल की गई सेक्शन 6A के अगेंस्ट अंडर आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कहा गया कि पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है कि वो ऐसा लॉ बनाए अंडर आर्टिकल 6, 7 एंड 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। साथ ही साथ 6A वायलेट करता है आर्टिकल 14 एंड 29 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूनियन की ड्यूटी है कि वो प्रोटेक्ट करे स्टेट ऑफ आसाम फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन अंडर आर्टिकल 355 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 17 दिसंबर 2014 को एक डिवीजन बेंच ने इस केस को रेफर कर दिया 5 जजेस की बेंच को एंड हेंस द प्रेजेंट केस। नाउ मूविंग टू द डिसीजन। इस केस में 5 जजेस की बेंच ने सेक्शन 6A की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को 4:1 के रेशो में अपहेल्ड कर दिया, जिसमें डिसेंटिंग ओपिनियन जस्टिस पारदीवाला का था। साथ ही साथ इस केस में कोर्ट ने कहा कि सर्बानंदा सोनोवाल के डायरेक्शंस को यूज किया जाए टू डिपोर्ट इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम आसाम एंड प्रोविजंस ऑफ इमिग्रेंट्स एक्ट को यूज किया जाए टू आइडेंटिफाई इलीगल इमिग्रेंट्स एंड साथ ही साथ कोर्ट ने कहा कि जो करंट स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क यूज हो रहे हैं आसाम में वो इनएडिक्वेट है एंड इन प्रोविजंस को इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 6A टाइम बाउंड मैनर में इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। इस केस में कोर्ट ने इन 5 मेन बातों पर ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा। ऑब्जेक्शन ऑन मेंटेनेबिलिटी पर कोर्ट ने कहा कि इस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ लार्ज का यूज नहीं होगा क्योंकि ये केस पब्लिक एट लार्ज को इम्पैक्ट कर रहा है। मूविंग टू आवर सेकंड पॉइंट, सेक्शन 6A कंफर्म्स विद पार्ट 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ने कहा कि सेक्शन 6A प्रोवाइड करता है सिटीजनशिप टू ऑल द इंडिविजुअल्स जो कि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस से गुजर रहे हैं, तो इस वजह से ये आर्टिकल 6 to 7 के साथ अलाइन करता है। नाउ डज सेक्शन 6A वायलेट्स आर्टिकल 14। तो इसमें कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 14 अलाउ करता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया एंड आसाम के जो लोग हैं वहाँ पर इन्फ्लक्स ऑफ इमिग्रेंट्स इन अ स्मॉल एरिया फेसेस अ यूनिक चैलेंज इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स। तो यहाँ पर इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और इंटेलिजिबल क्लासिफिकेशन का यूज़ एकदम सही तरीके से हो रहा है, हैंस सेक्शन 6A वायलेट नहीं करता है आर्टिकल 14 को। डज सेक्शन 6A वायलेट्स द राइट ऑफ इंडिजीनियस पीपल अंडर आर्टिकल 29 क्लॉज 1। इसमें कोर्ट ने कहा कि आसाम खुद एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, कल्चर एंड स्क्रिप्ट को बिलोंग करता है एंड वो राइट्स are entitled to be preserved under Article 29 Clause 1. Hence, Section 6A provides for a timely detection and deportation of illegal immigrants. तो इसका non-implementation should be challenged and not its constitutionality. Regarding this duty of state under Article 355, कोर्ट ने कहा यूनियन गवर्नमेंट की ड्यूटी है अंडर Article 355 to protect its citizens from external aggression and internal disturbance. तो ऑल दो अनअबेटेड माइग्रेशन प्रमोट कर सकता है एक्सटर्नल अग्रेशन को, बट सेक्शन 6 से अनरिस्ट्रिक्टेड माइग्रेशन नहीं देता। इस वजह से सेक्शन 6 से एक्सटर्नल अग्रेशन को कहीं भी प्रमोट नहीं करता है। That's all regarding the case. Now move to the question. And the question is, which article provides Parliament power to enact laws on citizenship?